नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से हो रही है शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा में होंगी शामिल। 16 जुलाई तक चलने वाली रथ यात्रा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलीबारी में अब भी जारी गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों के साथ शुरू हुई थी मुठभेड़। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण में मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। विंबलडन के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक की हार से हुआ बड़ा उलटफेर। तीसरे दौर में यूलिया पुतनेत्सेवा ने दी शिकस्त, तो वहीं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने दर्ज की मुश्किल जीत। पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड को हराकर इंग्लैंड ने यूरो कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह, तो वहीं तुर्की के खिलाफ 1 गोल से पिछड़कर वापसी करते हुए नीदरलैंड भी पहुंचा अंतिम 4 में। और अब समाचार विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे और तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के पावन अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर लगभग 450 साल पहले साधु सारंग दास जी द्वारा बनवाया गया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी भवन का भी उद्घाटन करेंगे।
बात जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। कुलगाम के मुदरगाम और फ्रिसल चिन्नीगाम इलाके में चल रही इस मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन शब्बीर डार के आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के खत्म होने में अभी और समय लग सकता है। बात मौसम की, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं दक्षिण की बात करें तो तटीय कर्नाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 8 से 10 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में 9 और 10 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा राज्य के 9 जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा की पूर्व अनुमान को लेकर जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है और साथ ही लोगों से संभावित आपदाओं के चलते सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। और गुजरात के सूरत में रविवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। इस घटना में कुछ लोगों के मरने और हताहत होने की भी सूचना है और सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम गहलोत के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। यहाँ पर रहते थे लगभग 30 में से 5 फ्लैट में लोग रह रहे थे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सारे इक्विपमेंट्स लेके, एडवांस इक्विपमेंट लेके हम लोग सबका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। टोटल जो अभी अलग अलग बयानों से अपने को जानकारी मिली है कि 6 से 7 लोग जो है अंदर फंसे थे। जो है बिल्डिंग लगभग पूरी एक सैंडविच जैसा पूरा गिर के इस तरह कर दिया। तो ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं टीम जो है जहां से इनकी होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी भी ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और अभी तक हम लोगों ने 3 डेड बॉडी, 1 इंजर्ड को ले गए हैं और बाकी के लिए अभी जो शोधखोज चालू है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक FPO मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली हाट में लगे इस FPO मेले में क्या कुछ खास है और किसानों द्वारा बनाए गए कौन कौन से उत्पाद लगाए गए हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर श्रेयस शर्मा ने।
तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो आप यहाँ एक विशेष प्रकार के मेले में शामिल हो सकते हैं। इस बार इस दिल्ली हाट में FPO मेले में क्या कुछ खास है, आइए चलकर देखते हैं। दिल्ली हाट में लगा FPO मेला एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्हें ऑर्गेनिक, पौष्टिक और शुद्ध खाद्य पदार्थों की तलाश रहती है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से FPO आए हैं, जिनसे आप सीधे किसानों के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को उचित दामों में खरीद सकते हैं। And I am very fond of organic products because nowadays lot of mixing and chemicals are there. Farmers का अगर direct contact से आपको कुछ सामान अगर अच्छा मिलता है pure, so nothing like it. Because आज की market में it's very difficult to get pure things. So saw this Kashmiri stall, so bought some kava, some apples and cherries. It was really tasty. I would suggest please buy the cherries right here. They're really tasty. ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत ही कमेंडेबल है। पूरा भारत से ये जो FPOs यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से FPO आए हैं। कश्मीर के सेब से लेकर उत्तर प्रदेश का शुद्ध शहद भी आप इस मेले में खरीद सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से सब्जियों पे काम करते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। हमारे पास अभी तुमड़ी आलू यहाँ पर है और लहसुन है पहाड़ का। उसके अलावा हम कई पहाड़ की दालें जो होती हैं, पहाड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने रिटेल आउटलेट पर निकालते हैं। आंवला है, आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, आंवला मसाला है, चटपटा आंवला है। कुछ अचार की रेंजें हैं, कटहल का अचार जो अपने जैक फ्रूट बोलते हैं, और आंवले का अचार है, आम का अचार है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ न सिर्फ खाद्य पदार्थ बल्कि गृह सज्जा की स्वदेशी वस्तुएं उचित दाम पर मिल रही है। गाय के गोबर से बने दिए और चाबी के गुच्छे भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेम प्लेट्स हो गई, नंबर प्लेट्स हो गई और मोमेंटोज हो गए, इन सारी चीज़ों में हमने मतलब काफ़ी चीज़ें आगे इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा इसमें प्योर देसी गाय के गोबर के अलावा जो प्राकृतिक गोंद होती है सिर्फ वही यूज़ की है हमने। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं है, तो ये प्योर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक हमारे शहद की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मस्टर्ड हनी की होती है, सरसों हनी की होती है, उसको लेकर के बहुत बड़ी हमारे देश में एक भ्रांति रहती है। वो जो घी की तरह ये सर्दियों में टेम्परेचर कम पे जो जम जाता है, तो उसको लोग बाग इसको बिल्कुल ख़राब शहद को मानते हैं और सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में उसी की डिमांड रहती है। 300 किसानों का एक ग्रुप है जिसमें जैसे महिलाएं हैं, ये सांब्रानी कप बनाती हैं। ये हमारे यहाँ का बेस्ट कप वो माना जाता है, जैसे आप पूजा घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हवन सामग्री रहती है, इसको आप जला के रख दें, पूरा धुनी होता है। इसी तरह की ये आइटम है जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे ये बना रखा है, ये गुलदस्ता हो गया, ये गुल्लक हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक बिक्री का मौका प्रदान करना है और उन्हें बाजार में अनेक उत्पादकों की मांग बढ़ने में मदद करना है। यहाँ पर आपको स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादकों का विविधतापूर्ण संग्रह भी देखने को मिलेगा, जिन्हें विभिन्न विशेषताओं के द्वारा तैयार किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली हाट तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन इस बार 6 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक ये दिल्ली हाट में जो किसानों का मेला लगा है वो एकदम अद्भुत है। आप यहाँ आइए और किसानों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स बिना केमिकल के, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, चाहे वो मसाले हो, बिस्किट्स हो या आपके बच्चों को लुभाने के लिए चिप्स हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आकर ले सकते हैं और वो भी उचित दामों के साथ। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़ दिल्ली। वहीं 15वां अंतर्राष्ट्रीय B2B टॉय एक्सपो 2024 का दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन शनिवार से शुरू हुआ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस मेले के जरिए निर्माताओं, व्यापारियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। 15वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3, 4, 5 में 6 जुलाई से शुरू हुआ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में 300 अधिक घरेलू कंपनियों और अमेरिका, जर्मनी सहित अन्य देशों के विदेशी खरीदार भाग लेने पहुंच रहे हैं। इस मेले के जरिए भारतीय खिलौना निर्माताओं को अपने उत्पादों और क्षमताओं को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिल रहा है।
जहां नए ग्राहकों को आकर्षित करने, खिलौनों की बाजार के पहुंच का विस्तार करने के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस मेले में स्वदेशी खिलौनों की धूम दिखाई दी, जो चाइना के बाजार को कड़ी टक्कर दे रही है। एक संपूर्ण टॉय प्रदर्शनी है जिसमें मॉडर्न टॉय से लेकर ट्रेडिशनल टॉयज तक सब कुछ हम यहाँ दिखा रहे हैं। इतने बड़े स्केल की प्रदर्शनी आज तक भारत में नहीं लगी है। इतना बड़ा B2B इवेंट साउथ ईस्ट एशिया में टॉयज पे कभी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं और BIS का फायदा निर्माताओं को सीधे तौर पर हो रहा है और वो ग्राहकों को उचित कीमत पर सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट देने में कामयाब हो रहे हैं। 2 चेंजेस आए हैं, एक मेड इन इंडिया और एक चाइना +1। इन दोनों ने एक्सट्रीमली बेनिफिट किए और हम एज अ कंपनी मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल हो रहे हैं एवरी ईयर। वहीं अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने भी भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं और भारत की उभरती मार्केट पर उनकी नज़र है ताकि वो यहाँ से एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। जो आपको सब कुछ डिफरेंट दिखेगा और एक ही लाइन के सामने दिखेगा वो है एनिमल प्लश या एक्वेटिक प्लश, जो हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं 45 साल से। तो ये जो US से शुरू हुआ था, आज फैलते फैलते यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और अभी इंडिया में भी है। लेबनान से इस एक्सपो को देखने आए विदेशी मेहमान भी काफी प्रभावित दिखे और उनका मानना है कि भारत में काफी क्षमता है जो अपने प्रोडक्ट से किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकता है। It was very good experience for our country because Lebanon is a very small country, but I found many things and new things here. I never supposed to find like this, and in compared to China first, this is very good fair. पहले दिन से ही निर्माताओं को इस एक्सपो का फायदा पहुंच रहा है और बाजार के जानकार मान रहे हैं कि इस तरह के मेले से भारतीय बाजार को और मजबूती मिलेगी। साउथ एशिया का लार्जेस्ट टॉय B2B इंटरनेशनल एक्सपो प्रगति मैदान में जारी है, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा विदेशी कंपनियों ने भी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है और जो यहां का इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो मेक इन इंडिया के झंडे तले नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के बायर्स के बीच में आया है और अच्छा खासा उन्हें यहां से रिजल्ट्स मिल रहा है। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। वहीं देश में बिजली उत्पादन इस साल मई में 15.06% से बढ़कर 167.55 अरब यूनिट्स हो गया, जो कि पिछले साल समान अवधि में 145.61 अरब यूनिट्स पर था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से मासिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। मई माह में कोयला और गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट्स में 127.87 अरब यूनिट्स की बिजली पैदा की गई और इसमें पिछले वर्ष के समान अवधि के मुकाबले 14.67% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर भारत में हीट वेव के कारण बिजली की मांग 30 मई को 250 गीगावाट के आंकड़े को छू गई थी। मई और जून के ज्यादातर दिनों में बिजली की अधिक मांग देखने को मिली। वित्त वर्ष 2024-25 में बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और मॉनसून में बांधों में पानी भरने से हाइड्रो पावर से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। मई में हाइड्रो पावर से 11.62 अरब यूनिट्स बिजली पैदा हुई थी और इसमें सालाना आधार पर 9.92% का इजाफा देखने को मिला था। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से मई में 22.50 अरब यूनिट्स बिजली पैदा की गई है और इसमें सालाना आधार पर 18.34% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा क्षमता लगाने पर जोर दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर के राजस्व में 7 से 9% की वृद्धि रह सकती है। ये बात रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। एजेंसी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में सुधार और शहरी मांग के स्थिर रहने से राजस्व में वृद्धि रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 में FMCG क्षेत्र के राजस्व में 5 से 7% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। क्रिसिल रेटिंग की निदेशक रविंद्र वर्मा ने का कहना है कि उत्पाद श्रेणी और कंपनियों के लिहाज से राजस्व में वृद्धि अलग अलग रह सकती है। ग्रामीण मांग में सुधार के चलते चालू वित्त वर्ष में फूड एंड बेवरेजेस
F&B श्रेणी के राजस्व में 8 से 9% तक की वृद्धि रह सकती है और इसी तरह से पर्सनल केयर श्रेणी के राजस्व में 6 से 7% और होम केयर श्रेणी के राजस्व में 8 से 9% तक की वृद्धि रह सकती है। और इससे पहले ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भी अपनी एक रिपोर्ट के अनुमान जताया था कि 2024 में FMCG सेक्टर की ग्रोथ 7 से 9% रह सकती है और उसका कहना था कि दमदार सरकारी नीतियों की वजह से उपभोग बढ़ सकता है और साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी चिंता जताई गई है कि FMCG सेक्टर को मुद्रास्फीति दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी FMCG सेक्टर अच्छी ग्रोथ कर सकता है क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है और इससे लोगों के हाथ में पैसे आने की उम्मीद है। नेपाल में विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण कई नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। राजधानी काठमांडू के अलावा ललितपुर और भगतपुर समेत कई जगहों पर लोगों को बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। और फ्रांस में आज राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है और इससे पहले 30 जून को पहले चरण का मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान के बाद नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यूरोपीय चुनावों के नतीजे आने के बाद 3 सप्ताह पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक जल्द चुनाव करवाने की घोषणा की थी और जिसके बाद मतदान करवाया जा रहा है। फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ, जो 2 साल पहले हुए चुनावों से 20% अधिक है। और खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वेतनिक तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। श्वेतनिक को यूलिया पुतनेत्सेवा ने हराने में सफलता पाई और यूलिया ने 3-6, 6-1, 6-2 से मुकाबले को अपने नाम करके चौथे दौर में जगह बनाई। वहीं महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना राइबाकिना ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। राइबाकिना ने डेनमार्क की कैरोलिन के खिलाफ केवल 1 सेट गंवाते हुए मुकाबले को 6-0, 6-1 से अपने नाम कर लिया। पुरुष एकल में खिताब के प्रबल दावेदार सर्बिया के नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन के खिलाफ 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से जीत हासिल की। इंग्लैंड के यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बावजूद दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने गोल करके 1-0 की बढ़त ले ली। हालांकि 80वें मिनट में साका ने गोल करके मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया और इसके बाद पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड ने के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने मैनुअल अकांजी के शॉट को रोककर टीम को जीत दिला दी। और एक अन्य क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड ने तुर्की को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तुर्की ने 35वें मिनट में गोल करके मुकाबले में बढ़त बना ली, जो कि पहले हाफ का खेल खत्म होने तक बरकरार रही। दूसरे हाफ में डच टीम ने आक्रामक शुरुआत की। नीदरलैंड ने 70वें और 76वें मिनट में गोल करके मुकाबले को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में नीदरलैंड का सामना इंग्लैंड से होगा। वहीं भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने 13 रन से अपने नाम कर लिया है। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन का स्कोर किया और जीत के लिए मिले 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.5 ओवर में 102 रन पर सिमट गई
और इस तरह से जिम्बाब्वे ने 5 मैच की सीरीज में फिलहाल 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों ही टीमों के बीच इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।